तो नमस्कार। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज भारत के महान शासकों की जो मेरी श्रृंखला है उसमें मैं 27वें शासक को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। ये 27वें शासक हैं महाराणा प्रताप, मेवाड़ के 54वें शासक और 13वें राणा। प्रासंगिक रूप से उनके पहले के 12 राणाओं का भी मैं उल्लेख कर देता हूँ। राणा हम्मीर ने इस वंश सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। चूँकि सिसोद गांव के रहने वाले थे वे, इसलिए उनके वंश को सिसोदिया वंश कहा जाता है। उनके पहले रावल वंश था, जिसे हम गुहिलोत वंश भी कह सकते हैं। तो बप्पा रावल के समय से ही मेवाड़ की सत्ता मिलती है और मेवाड़ एक प्रोमिनेंट स्टेट या यूँ कहिए कि एक प्रोमिनेंट शक्ति भारत में रही थी। बीच में कुछ उत्थान पतन के साथ ये चलता रहा था और रावल रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर अटैक किया था और उस समय लोमहर्षक जो घटनाएं देखने को मिली थी, जिन पर फिल्में भी बनी हैं और पद्मावत नाम से एक महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, वो मिला था। तो एक 20-25 वर्षों के एक छोटे से अंतराल के बाद रावल रतन सिंह के ही एक यूँ कह लीजिए कि दूर के संबंधी हमीर देव ने, राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी तुगलक वंश को पराजित कर। सिंगोली के युद्ध में उन्होंने तुगलक वंश की सेना को पराजित किया था। वो एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है जिसकी चर्चा इतिहासकार बहुत कम करते हैं। अब पता नहीं इतिहासकारों में प्रवृत्ति क्यों है। जहाँ भारतीय योद्धा जीतते हैं, भारतीय योद्धाओं के शौर्य की गाथाएं वे कम लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं। पता नहीं क्यों प्रवृत्ति है। खैर, वापस आते हैं। तो राणा हम्मीर पहले सिसोदिया वंश के पहले राणा थे। दूसरे राणा उनके बाद राजा क्षेत्र सिंह थे। इसके बाद राणा लाखा तीसरे, चौथे राणा मोकल। संभवतः राणा मोकल या राणा लाखा ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। इसके बाद राणा कुंभा ने, राणा लाखा ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। इसके बाद राणा कुंभा, राजा उदय सिंह प्रथम, राणा रायमल, राणा सांगा, राणा रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, बनवीर, राणा उदय सिंह द्वितीय, तत्पश्चात महाराणा प्रताप प्रथम, ये प्रताप सिंह प्रथम थे। इनके बाद राणा अमर सिंह प्रथम आते हैं, राणा करण सिंह द्वितीय आते हैं, राजा जगत सिंह प्रथम आते हैं, राजा राज सिंह प्रथम आते हैं, राजा जय सिंह, राजा अमर सिंह द्वितीय, राजा संग्राम सिंह द्वितीय। इसके बाद इम्पॉर्टेंट लोग नहीं मिलते हैं, चूँकि ब्रिटिशर्स के अधीन ये लोग हो जाते हैं या उनके पहले मराठों को चौथ देते हैं। तो 13वें राणा थे महाराणा प्रताप सिंह। वे पहले ही बता चुका हूँ, मेवाड़ के कुल 54वें शासक और 13वें राणा थे। सिसोदिया वंश के थे। 1540 ईस्वी में उनका जन्म और 1597 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। 57 वर्ष की आयु उन्होंने पाई थी। उनके जन्म के ही साल बनवीर को पराजित कर उदय सिंह, उनके पिता, मेवाड़ के शासक बने थे। ये भी उनके जन्म के साल की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो राणा उदय सिंह उनके पिता और जयवंत बाई सोंगरा उनकी माता थीं। शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमल सिंह उनके छोटे भाई थे। उदय सिंह की मृत्यु के बाद वरिष्ठ नौकरशाहों ने ज्येष्ठ पुत्र के शासक बनने की परंपरा का सम्मान करते हुए उन्हें चुना और होली के दिन गोगुंडा में वे शासक बने। उनकी सौतेली माता या राणा उदय सिंह की जो दूसरी पत्नी थी, वे अपने पुत्र जगमल को शासक बनाना चाहती थी। जगमल इन सब ऐसा माना जाता है कि जगमल इन सब घटनाओं से व्यथित होकर और क्रुद्ध होकर वो अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने उन्हें सिरोही नाम की एक जगह दी थी।
उन सब पर बाद में चर्चा होगी। अजदबे पवार उनकी पटरानी थी। इस शब्द का अर्थ होता है, अजदबे का अर्थ होता है सुंदर आत्मा, पवित्र आत्मा। वे महाराणा प्रताप के जीवन की प्रेरणा थी। उनकी अक्सर रानी कर्णावती और मीराबाई से तुलना की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने प्रताप सिंह को 5,000 मनसब ऑफर किया था, पर उन्होंने 10,000 मनसब मांगा और एक प्रकार से उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। याद रखना होगा कि राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के किले पर एक लंबा घेरा डाला था और लगभग 40,000 लोगों के नरसंहार का दोषी वह बना। यह उसके चरित्र पर बहुत बड़ा कलंक है और साथ ही उसकी धर्मनिरपेक्षता भी सवाल के घेरे में आती है। खैर, इस घेरे से मेवाड़ का पूर्वी क्षेत्र जो उपजाऊ था मुगलों के अधिकार में चला गया, पर मेवाड़ का शेष क्षेत्र अभी भी सिसोदिया वंश के पास ही था। हमें याद रखना होगा कि 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद वे यानी महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे थे। उनके सामने विकट परिस्थितियां थीं, लेकिन उन्होंने बहुत वीरता से इसका सामना किया। अकबर अभी साम्राज्य विस्तार के प्रारंभिक दौर में था, अतः उसने मेवाड़ के शक्तिशाली राज्य को कूटनीति के माध्यम से अपने पक्ष में करना चाहा, पर इसमें सफलता न मिलने पर उसने राजा मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें पुराने इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की हार दिखाई है, क्या बताई है, पर कुछ नए अध्ययनों ने इस युद्ध को बराबरी का या अनिर्णायक बताया है। खैर, इस युद्ध में महाराणा प्रताप को हानि हुई ही थी, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर विद्रोहों को दबाने में व्यस्त हो गया। महाराणा प्रताप ने इसके बाद गोरिल्ला तकनीक अपनाकर खोए इलाकों को प्राप्त करना शुरू किया। 1582 का दिवेर का युद्ध, इसकी भी बहुत कम चर्चा इतिहासकार करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, भारतीय इतिहास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। तो 1582 का दिवेर का युद्ध होता है। इस दिशा में वो खोए इलाकों को प्राप्त करने की दिशा में ये दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां उन्होंने मुगल फौजों को पराजित किया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मुगलों से 36 चौकियां छीन ली, पर उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि वे पुनः चित्तौड़ को वापस नहीं ले पाए। 1597 में आंतरिक चोट लगने से धनुष चला रहे थे, धनुष की टोरी धनुष की प्रत्यंचा से उनके हाथ में चोट लग गई, तो ये आंतरिक चोट थी, इससे उनकी असमय मृत्यु हो गई। और 25 वर्ष के लगभग इन्होंने शासन किया और अपनी मृत्युशैया पर भी अपने पुत्र अमर सिंह से मुगलों से समझौता न करने को उन्होंने कहा था। महाराणा प्रताप, यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो महाराणा प्रताप चक्रवर्ती शासक नहीं थे, पर उन्होंने विदेशी शासन के विरोध की लौ को जीवित रखा, सुविधाओं को ताक पर रखकर अपनी प्रजा के साथ खड़े रहें और गैर बराबरी के व्यवहार से बचें। भीलों के साथ उन्होंने बराबरी का व्यवहार किया, इसलिए भील उन्हें बहुत प्यार करते थे और यही कारण था कि अकबर की सेना द्वारा बहुत दबाव डाले जाने पर भी प्रताप सिंह उनकी पकड़ में, महाराणा प्रताप उनकी पकड़ में नहीं आए और उन्होंने अपने साम्राज्य को कुछ भाग तो खोए, लेकिन अपने साम्राज्य को कमोबेश साम्राज्य के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। उनकी गोरिल्ला युद्ध की तकनीक ने छत्रपति शिवाजी और पेशवा बाजीराव को प्रेरित किया, जिन्होंने इसे और निखारा। इस दृष्टिकोण से वे छत्रपति शिवाजी और बाजीराव प्रथम के अग्रगण्य माने जा सकते हैं। महाराणा प्रताप पर चर्चा के क्रम में झालामान जैसे वीर बलिदानी और भामाशाह जैसे बुद्धिमान और जोशफुल मंत्रियों को भूलना नहीं होगा, जिन्होंने प्रताप को वह बनने में मदद की जिस रूप में भारत का बच्चा बच्चा उन्हें आज जानता है। तो झालामान ने हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का बाना पहनकर स्वयं को प्रताप पुकारा, जिससे कि मुगल उन्हीं को प्रताप समझकर टूट पड़े और प्रताप को प्रताप घायल हो चुके थे और प्रताप को जीवित बचने में उन्होंने मदद की। तो
ये थे महाराणा प्रताप, हमारे आदर्श वीर योद्धा, वीर शासक, जो चक्रवर्ती तो नहीं बन पाए या चक्रवर्ती तो नहीं थे, पर उन्होंने अपनी अदम्य संघर्ष की इच्छा से लाखों करोड़ों भारतीयों के मन में संघर्ष की मशाल जगाए रखी, विदेशी शासन को स्वीकार करने से मना किया, और हम आज भी उनके चरित्र से प्रेरणा लेते हैं। तो ये थे भारत के महान शासक महाराणा प्रताप। धन्यवाद।